अगर कोई मेरे सर पर पिस्तौल रखकर कहे कि अभी के अभी आपको एक स्टॉक सेलेक्ट करना है या किसी एक थीम पर पैसे लगाने, सारे के सारे पैसे, और 10 साल तक आई कैन नॉट सेल दिस स्टॉक या ये थीम, कोई इंटरेस्ट रेट नीचे आने का वेट नहीं, कोई गवर्नमेंट के इंसेंटिव का वेट नहीं, बस अभी, तो आई विल चूज एक्सपोर्ट थीम। एक्सपोर्ट ही क्यों? हाउ कैन आई बी सो मच कॉन्फिडेंट कि मेरा सारा पैसा, वो भी 10 साल के लिए, एक ही थीम पर? मेरा पूरा थॉट प्रोसेस, जैसे कि कौन सी कंपनीज या सेक्टर्स मैंने देखे, कौन से नंबर्स को फॉलो किया, अच्छी कंपनीज को बुरी कंपनीज से अलग कैसे किया, एंड रिजल्ट क्या आया, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट आई प्रॉमिस यू कि आपको सोचने का एक नया जाविया मिलेगा, जो कि किसी और रिसर्च रिपोर्ट के अंदर या वीडियोस के अंदर यूजुअली मिलता नहीं है। सो पहला सवाल, सिर्फ एक्सपोर्ट थीम ही क्यों चूज किया मैंने? अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाती है तो लोकल कंजम्पशन वाली कंपनी और ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं, सो व्हाई नॉट देम? सो द आंसर इज रिलायबिलिटी। भाई सवाल क्या था? सवाल यह था कि 10 साल के लिए आई कांट सेल। व्हाट इफ आज मैं ये लोकल कंजम्पशन वाली कंपनीज ले लूं एंड 4 साल में ये ऊपर चली जाएं, देन आई कांट सेल देम, राइट? मुझे तो वो कंपनीज चाहिए जो 10 साल के बाद भी स्टेबली ग्रो कर रही हूं, यानी 10वें साल के अंदर भी ग्रोथ हो, नॉट कंसिडरिंग एनी इकोनॉमिक वेरिएबल्स। वैसे भी आई डोंट सी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ इन द नेक्स्ट 2 years। अब ये एक दूसरा टॉपिक है, बट अभी के लिए इतना समझ लें, पाकिस्तान का ग्रोथ का मॉडल हमेशा से उधार पे चलता था। बाहर से उधार लो और उस पैसे को यूज करके गाड़ियां बनाओ, घर बनाओ और उसको बेचो। अब दुनिया में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है एंड पाकिस्तान ने हद से ज्यादा उधार लिया हुआ है। सो ये जो ऑप्शन था ना, उधार लेके ग्रो करना, एटलीस्ट नेक्स्ट 3 सालों के लिए ऑफ है। अब हमें खुद कमाना है, उस हिसाब से खर्च करना है। मतलब ग्रोथ वैसी नहीं होगी जैसे पिछले सालों में हमें नजर आई थी। ऑन अ मोर फंडामेंटल साइड, भाई देखें, कोई भी कंपनी जो अपना माल सिर्फ पाकिस्तान में बेचती है, उसकी मार्केट साइज हमेशा एक्सपोर्ट वाली कंपनी से कम होगी। अगर पाकिस्तान में सीमेंट की डिमांड 5 करोड़ टन है तो बहुत अच्छे हालात में 6 करोड़ टन हो जाएगी। या फिर फर्टिलाइजर की अगर डिमांड 50 लाख टन है साल की, बहुत अच्छे हालात में 55 लाख टन हो जाएगी। मगर अगर ये कंपनीज अपना सीमेंट, स्टील या फर्टिलाइजर या केमिकल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो शायद ये माल डबल या ट्रिपल बेच सकती हैं। और इतना तो हमें पता है कि ज्यादा माल बेचने का मतलब ज्यादा प्रॉफिट होता है। उससे बड़ा मसला यह है भाई कि जितनी कंपनी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर माल बेचती हैं, उनके प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। 10 साल में 4 ग्रोथ साइकिल्स आएंगी एंड 4 बार डिक्लाइन आएगा। जिस साल मुझे माल बेचना है उस साल इकोनॉमिक इशू हुए तो मैं तो वहीं का वहीं रहा। दुनिया में ऐसी जहालत नहीं होती है। अब अगर एक कंपनी या सेक्टर एक्सपोर्ट कर रही है तो उसके पास बहुत सारे मुल्क है माल बेचने के लिए। एक आध मुल्क में सिचुएशन खराब हो भी गई तो दूसरे मुल्कों की डिमांड उसको कॉम्पनसेट कर सकती है। जैसे यूरोप स्लो डाउन हो गया तो यूएस में माल बेचा जा सकता है, वगैरह वगैरह। हाँ, अगर पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डिक्लाइन है तो इनको भी मसला होगा। बट देन अगेन, इन हालात में पाकिस्तान में माल बेचने वाली कंपनीज का तो और बुरा हाल होगा। अब ये तो इकोनॉमिक साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट था ना, बेनिफिट साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट भी सुने। एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज को पाकिस्तान में 2 खास एडवांटेजेस हैं। नो इनकम टैक्सेस इवन इन द फ्यूचर। जो भी कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं उन पे आज इनकम टैक्स नहीं लगता, यानी जो नफा कमाया वो खुद रखेंगे, जो कि देन एक्सपेंशन में या डिविडेंड में दिया जा सकता है। और जिस तरह डॉलर शॉर्ट है, आई थिंक ये टैक्स रिलीफ चलता रहेगा। देखो भाई, गवर्नमेंट के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जहां जहां उनको नजर आएगा कि 2 पैसे किसी को बच रहे हैं, वहां वहां गवर्नमेंट इंक्रीमेंटल टैक्स लगाएगी। दिस विल बी टू इन द नेक्स्ट 2 years आई थिंक। मींस लोकल कंपनीज को ना सिर्फ बुरे हालात में कॉस्ट मैनेज करनी है, बल्कि एक्स्ट्रा टैक्स भी देना है। बट गवर्नमेंट ये काम एक्सपोर्ट वाली कंपनीज के साथ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इन लोगों ने काम बंद कर दिया तो डॉलर आएंगे कहां से? वी आर ऑलरेडी इन शॉर्ट। सो इन कंपनीज को गवर्नमेंट सपोर्ट जारी रखेगी। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट डॉलर लाने वाली कंपनीज को एक्स्ट्रा हेल्प करती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी, गैस सस्ती देती है, गैस कंसिस्टेंटली मिलती है, सस्ता लोन देती है, वगैरह वगैरह। और जो इकोनॉमिक हालात हैं, कोई भी गवर्नमेंट आए, इनको एक्सपोर्ट वाली कंपनीज को एक्स्ट्रा फेवर्स देने पड़ेंगे फॉर अस टू ग्रो। वैसे ये सब मुझे ना भी पता हो, सिर्फ इतना पता हो कि टैक्सेस नहीं लगते एंड इन कंपनीज को शायद आगे भी ना लगे एंड गवर्नमेंट सपोर्ट करती रहेगी, तो मेरे लिए ये थीम चूज करने के लिए काफी है। अब आप सोचेंगे कि सारी कंपनीज लोकल और एक्सपोर्ट साथ क्यों नहीं करती, दोनों दुनिया के मजे मिल जाएंगे। तो भाई, हर लोकल माल बेचने वाली कंपनी एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। और जो 5-10% एक्सपोर्ट वॉल्यूम आपको नजर आता है, वो सिर्फ इसलिए कि लोकल मार्केट में ज्यादा माल नीचे रेट पे बेचना ना पड़े।
जैसे कि सीमेंट। अब आपको पता है कि लोकल मार्केट में ये लोग 65 से $70 पर टन के हिसाब से सीमेंट बेच रहे हैं, जबकि एक्सपोर्ट में सिर्फ 45 से $50 पर टन के हिसाब से माल बेच रहे हैं। यानी लोकल मार्केट में 30 से 40% का प्रीमियम है। इन कंपनीज का फोकस पैसे कमाने के लिए हमेशा लोकल मार्केट ही रहता है। एक्सपोर्ट करने के लिए एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है, कंपेटिटिवनेस चाहिए होती है। इसको इस तरह समझे, पाकिस्तान में कोई भी माल बेच सकता है। मैं भी एक टी शर्ट या जीन्स बनाने वाली फैक्ट्री खोल लूं तो पाकिस्तान में आराम से माल बेच सकता हूं। बट यही टी शर्ट या जीन्स एक्सपोर्ट करनी है मुझे तो कंपेटिटिव होना पड़ेगा। यानी कॉस्ट स्ट्रक्चर ऐसा होना पड़ेगा कि जहां मैं इंडियन, वियतनाम, बांग्लादेशी कंपनी से कंपीट कर सकूं। पर जितनी अनकंपेटिटिव हमारी लोकल कंपनीज हो गई हैं ड्यूटी प्रोटेक्शन इंजॉय करते करते, इन कंपनीज के लिए एक्सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इनको देखने का तरीका और समझने का तरीका भी थोड़ा फर्क होगा और थोड़ी ज्यादा मेहनत लग सकती है। बट फायदा ये होगा कि अगर ठीक कंपनीज पे हम पहुंच गए, जो कि कंपनीज ठीक ठाक ग्रो कर रही हैं, अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही हैं, तो छक्का बहुत लंबा लग सकता है। अब सिस्टम्स को ही देख लें। अब इंस्टेड मैं आपको थ्योरी समझाऊं, बेटर यह है कि हम उन कंपनीज को देखें जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही हैं। उनके नंबर्स को देखकर अच्छी कंपनीज को बुरी कंपनीज से अलग करें, और एंड में मैं आपको बताऊंगा व्हाट विल आई चूज फॉर माई सेल्फ। बट वंस अगेन, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। सो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्सपोर्टिंग सेक्टर यानी टेक्सटाइल्स के बारे में। पाकिस्तान में टोटल 134 लिस्टेड कंपनीज हैं टेक्सटाइल की, और सच बताऊं 8 से 10 ही ऐसी हैं जिनको एक्चुअल में फॉलो किया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी सारी कंपनीज एक्सट्रीमली इलिक्विड हैं। यानी इवन 1000 शेयर लेने के लिए जाएंगे तो शेयर मिलेंगे नहीं, एंड बेचने जाएंगे तो शेयर बिकेंगे नहीं। अब पूरी कंपनी तो खरीदनी है नहीं कि सेल्स एंड प्रॉफिट का डिसीजन मेरे हाथ में हो। सो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए 8-10 कंपनीज का सैंपल इनफ है, और अब सारे पैसे टेक्सटाइल में तो लगाने नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। ये है लिस्ट उन कंपनीज की जो कि लिक्विड है, जिनके ऑडिटर्स बेहतर हैं, एंड जिनकी डायरेक्टर रिपोर्ट में इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि हम बिजनेस मॉडल को समझ पाए। हमने शुरू में बात की थी कि एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज की अच्छी बात यह है कि उनके पास पूरी दुनिया खुली है माल बेचने के लिए। अब जब पूरी दुनिया में माल बेचने की अपॉर्चुनिटी है तो सेल्स ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए, राइट? क्योंकि अगर सेल्स ग्रोथ अच्छी नहीं है तो फिर इनमें और लोकल माल बेचने वाली कंपनीज में क्या फर्क रहा? इसका मतलब यह है कि एक्सपोर्ट वाली कंपनीज को देखने का सबसे पहला क्राइटेरिया सेल्स ग्रोथ होना चाहिए। यह है इन 8-10 कंपनीज का सेल्स ग्रोथ ग्राफ फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। अब जरा इस वीडियो को पॉज करें एंड ये सोचें कि यहां क्या नजर आ रहा है आपको। कुछ कंपनीज की सेल्स ग्रोथ बहुत बेहतरीन है और कुछ कंपनीज की ऑनेस्टली नाकाबिले कबूल। भाई अगर 10 साल में पूरी दुनिया ओपन होने के बावजूद सेल्स ग्रोथ 8-10% ही रहनी है तो बेहतर है पाकिस्तान में ही माल बेच लें। अब अगर कोई टेक्सटाइल वाला ये वीडियो देख रहा होगा तो कहेगा भाई गवर्नमेंट ने गैस नहीं दी, बिजली सस्ती नहीं दी, ये किया वो किया, तो भाई बाकी कंपनीज ने भी तो सेल्स ग्रोथ की है ना। तो भाई बाकी कंपनीज जिनकी सेल्स ग्रोथ बेहतर है उन्होंने ऐसी सेल्स ग्रोथ कैसे दिखा दी? भाई मेरा तो मानना बहुत सिंपल है, अगर किसी कंपनी ने वाकई कुछ करना है, उसकी मैनेजमेंट स्ट्रांग हेडेड है, तो वो कर लेती है। एनीवेज, दूसरा क्राइटेरिया समझने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर मैं ₹1 की चीज ₹1.02 में बेचना शुरू कर दूं तो मेरी सेल्स ग्रोथ ज्यादा होगी, या फिर एक कंपनी जो कि ₹1 की चीज ₹1.5 में बेचने की ट्राई करे? ऑफ कोर्स मैं कॉस्ट टू कॉस्ट बेचूंगा तो सेल्स ग्रोथ ज्यादा होगी, मगर अगर अच्छा नफा कमाना चाहता हूं मैं तो मुझे मार्जिन पे फोकस करना होगा। इसका मतलब सेल्स ग्रोथ के साथ साथ मार्जिन्स भी जरूरी हैं। वंस अगेन, सेल्स ग्रोथ बताता है कि कितना माल बेच पाई एक कंपनी, और मार्जिन्स बताते हैं कि ये जो माल बेचा है इस पर कुछ पैसे भी बने हैं या सिर्फ सेल्स ग्रोथ आई है। ये है इन सारी कंपनीज के ऑपरेटिंग मार्जिन। कुछ सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं, जैसे कि इंटरलूप की सेल्स ग्रोथ और मार्जिन्स दोनों अच्छे हैं। ऐसी कंपनीज ढूंढनी है हमने इस स्पेस के अंदर जहां पे सेल्स ग्रोथ भी बेटर हो और मार्जिन्स भी बेहतर हो। यानी कि अगर एक कंपनी मेहनत करके सेल्स ग्रो कर रही है तो उसके पैसे भी कमा रही है। अच्छा दोस्तों, उस बोर्ड पर काम बहुत जोरों से शुरू है। बाय द वे, हमने 53 कंपनीज की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ट्रिगर्स, रिस्क और आखिर में टारगेट प्राइस भी डाल दिए हैं। देखें, एज एन इन्वेस्टर ये बेहतरीन बात है कि आप वीडियोस देखकर कंपनीज और सेक्टर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऑलरेडी 90% इन्वेस्टर्स से बेहतर हैं। बट अगर आपको टॉप 1% में आना है तो यूज आवर बॉट। इस तरह सोचें, अगर एक कंपनी को समझने के लिए 15-20 मिनट लगती हैं और आपको टोटल 5 कंपनीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है तो काम थोड़ा लंबा हो जाएगा। पर इसीलिए ये फ्री बॉट बनाया है हमने,
बाय द वे, हमें पेड कोर्सेज में जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स यूज करते हैं वो भी हमने जगह जगह इन कंपनीज के अंदर डाल दिया है। सो अपनी मर्जी की कंपनी का सिंबल डालें एंड 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लें और उसके बाद इन चीजों पर थोड़ी सी रिसर्च करके डिसाइड करें कि आपको इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी भी है कि नहीं। कम से कम डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ते हुए या रिसर्च रिपोर्ट पढ़ते हुए आपको यह पता होगा कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पे फोकस करना है। एंड दूसरा, टारगेट प्राइस भी मिल जाएगी। इससे मोटा मोटा यह अंदाजा हो जाएगा कि स्टॉक कितना अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अब टेक्सटाइल की बात पूरी कर लेते हैं। यह है इन कंपनीज की एब्सोल्यूट सेल्स ग्रोथ, यानी अगर 100 रुपए की सेल्स 10 साल पहले थी तो आज 10 साल बाद ग्रो करके ये 100 रुपए की सेल्स कितनी बन गई है। एंड ये है इन कंपनीज के मार्जिन्स। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक यही दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप सारी कंपनीज को कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो हम फाइनेंस कॉस्ट, डेट लेवल्स, डिविडेंड पे आउट की बात करते हैं, ये सब बाद में आता है। और चूंकि हर कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल फर्क होता है, इसलिए एक साथ डेट या फाइनेंस कॉस्ट को देखकर कंपनीज को कंपेयर करना कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। वंस अगेन, और मेरी ये पर्सनल राय है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर सेल्स ग्रोथ की हिस्ट्री अच्छी है एंड उस सेल्स ग्रोथ के साथ साथ मार्जिन्स भी अच्छे हैं, देन इट मीन्स कि कंपनी बहुत स्टेबल ग्राउंड पर ऑपरेट कर रही है। एनी डे आई विल चूज अ फास्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट कंपनी विद बेटर मार्जिन्स ओवर स्लो ग्रोइंग, लो पी मल्टीपल, लो स्टॉक प्राइस कंपनी। सिंपल बात है ना यार, अगर एक कंपनी ने प्रूव किया है कि वो तेज ग्रो कर सकती है तो उसका पी मल्टीपल एक स्लो ग्रोइंग कंपनी से ज्यादा ही होगा। अच्छा, बाय द वे, ये जो लॉजिक था पी मल्टीपल वाला, इसको समझना है तो हमने एक डिटेल्ड पॉडकास्ट एक फंड मैनेजर के साथ किया था, वो जरूर देखिएगा। ये तो हो गई टेक्सटाइल्स की बात। अब बात करते हैं उन कंपनीज की जो एक्सपोर्ट तो अच्छी करती हैं बट बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में फॉल करती हैं। इसका मतलब टेक्सटाइल की तरह 2-3 रेशोज फॉलो नहीं करने हमने। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक मीट कंपनी, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर, दोनों एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं मगर दोनों का बिजनेस मॉडल बहुत फर्क है, दोनों का देखने का जाविया भी बहुत फर्क होगा। सो हमने किया क्या, ऐसी कंपनीज की एक लिस्ट बनाई जिसकी एटलीस्ट 70% सेल्स एक्सपोर्ट में है। अब चूंकि मैं हर कंपनी का अलग अलग बिजनेस मॉडल नहीं समझा सकता आपको, लेट मी एक्सप्लेन कि आप लोगों को शुरू कहां से करना है। सो सबसे पहले देखना है कि बिजनेस करता क्या है। अगर अच्छी मार्जिन वाली कंपनीज चाहिए तो यूजुअली ये वो कंपनीज होंगी जो लोकल रॉ मटेरियल यूज करके एक्सपोर्ट कर रही होंगी, जैसे कि सिस्टम्स या एवेंसियन या एनी अदर टेक फॉर दैट मैटर। वो यूज क्या करती हैं, वो लोकल अवाम को यूज करती हैं जिनको पैसे मिलते हैं रुपी में, बट उनकी सर्विस डॉलर में एक्सपोर्ट होती है। इन कंपनीज के मार्जिन्स यूजुअली प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज के मार्जिन से बेहतर होंगे। दूसरा, इनकी कैश की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। सो वंस अगेन, सबसे पहले देखें कि रॉ मटेरियल लोकली मिल रहा है या इंपोर्टेड है। टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल भी मोर और लेस लोकल मिलता है, मगर अगर कोई केमिकल कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है तो उसका रॉ मटेरियल इंपोर्टेड होगा, यानी कि वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल मंगा के कुछ वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। इनके मार्जिन्स कम होंगे और इनको लोकल शॉक से खतरा हो सकता है। अगली चीज देखने की यह है कि उनकी कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, यानी रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या यूज होता है। यूजुअली एनर्जी यूज होती है, जैसे कि एलएनजी या इलेक्ट्रिसिटी। इनकी प्राइसेस को भी फॉलो करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। हो सकता है सेल्स ग्रोथ बहुत तेज हो, लेकिन एलएनजी की प्राइस या इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस इतनी ऊपर चली गई हो कि उसमें मार्जिन्स नहीं बच रहे हो। सो अगर मुझे ये पूरी वीडियो आपको कम से कम अल्फाज में समझाने हो तो वो ऐसा होगा, किसी भी मैट्रिक्स पर देख लें, एक अच्छी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी के पास बड़ी मार्केट, ज्यादा मार्जिन्स, ना होने के बराबर इनकम टैक्स और गवर्नमेंट का सपोर्ट सब कुछ होगा। और भाई, यही कुछ चाहिए एक इन्वेस्टर को, स्पेशली आजकल के इकोनॉमिक हालात में। बट ढूंढनी ऐसी एक्सपोर्ट की कंपनीज हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट के मामले में ठीक ठाक हो। नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट ठीक ठाक हो। एंड बेटर तो ये होगा कि इनका रॉ मटेरियल लोकल बनता हो। तो दिस कंक्लूड्स आवर वीडियो ऑन द एक्सपोर्ट थीम। अगर आपको अच्छी लगी हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो।